क्या आपको पता है कि इस दुनिया में जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं ना, वो हर एक नंबर एक रियल नंबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी नंबर्स आज तक आपने पढ़े हैं, देखे हैं, लिखे हैं, सुने हैं, वो हर एक नंबर एक रियल नंबर होता है। जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, दुनिया का हर एक नंबर एक रियल नंबर होता है। तो सवाल यहां पर यह आता है कि जब दुनिया का हर एक नंबर एक रियल नंबर होता है तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जी हाँ, इन सारे रियल नंबर्स को छोड़कर जो भी नंबर बचे वही होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, x² + 1 = 0। आप यहां पर x की ऐसी कौन सी रियल वैल्यू डालोगे, यानी कि आप यहां पर x का ऐसा कौन सा रियल नंबर डालोगे कि आंसर 0 आ जाए? जी हाँ, यहां पर आप x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं डाल सकते। इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि x की कोई रियल वैल्यू यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। आप कोई भी रियल वैल्यू, कोई रियल नंबर x का डाल के देखिए, आंसर आपको कभी 0 नहीं मिलेगा। तो इन्हीं सारे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज मैं आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की एक ऐसी वीडियो लेकर आ गया हूं कि आज के बाद आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर के जादूगर हो जाएंगे। तो वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इनका एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मॉडुलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, एडिटिव इनवर्स क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, प्रॉपर्टीज क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जी हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एक टॉपिक जो आज तक इस दुनिया में बना हुआ है सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखने से पहले हमको यह सीखना जरूरी है कि ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है। जी हाँ, इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो आइए फिर इमेजिनरी नंबर को सीखते हैं। देखिए मैंने यहां पर एक नंबर लिखा √2। तो आप सबको अच्छे से पता है कि जो √2 है वो एक रियल नंबर है। क्यों रियल नंबर है? क्योंकि इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.414 डॉट 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 चलती रहती है हमेशा। आप अपने कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, इसलिए √2 जो होता है वो एक रियल नंबर होता है। ठीक है भाई, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, √2 के आगे माइनस लगा दूं, यानी कि -√2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1.414 डॉट डॉट डॉट। कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ऊपर वाला नंबर प्लस में है और नीचे वाला नंबर माइनस में। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि माइनस जो है √2 के अंदर लगा दूं, यानी कि √ फिर -2, तो ये जो नंबर निकल के आया है √-2, ठीक है ना, √-2, ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये एक रियल नंबर नहीं है। ऊपर वाला जो नंबर है √2 वो एक रियल नंबर है, -√2 भी एक रियल नंबर है, लेकिन √-2 जो है ना, √ के अंदर माइनस लगा है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। इसको आज तक कोई भी साइंटिस्ट कैलकुलेट ही नहीं कर पाए, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं पता है। जी हाँ, आज तक इतने बड़े मैथमेटिशियन हो गए, इतने बड़े कैलकुलेटर्स हो गए, लेकिन आज तक इसकी वैल्यू कोई फाइंड नहीं कर पाए। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि -2 पे √ लगा दो, -5 के ऊपर √ लगा दो, मतलब माइनस की किसी भी वैल्यू को उठाओ उस पर लगा दो √ माइनस की कोई वैल्यू उठाओ उस पर लगा दो √ तो वो जो नंबर निकल के आएगा वो एक इमेजिनरी नंबर होगा, एक रियल नंबर नहीं होगा। जैसे -1 पर √ -3 के ऊपर √ -7 के ऊपर √ इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, इनको आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। लेकिन क्या हुआ कि एक मैथमेटिशियन थे आइलर करके, ठीक है ना, आइलर नाम के एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने क्या करा, वह इस नंबर की थोड़ी सी फॉर्म बता दी, यानी इस नंबर को थोड़ा सॉल्व करना बता दिया। वैल्यू कैलकुलेट वो भी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा फॉर्म बता दिया, इस नंबर को एक सही तरीका बता दिया। देखिए क्या वो तरीका है, मेरी बात ध्यान से समझना। आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना कि इमेजिनरी नंबर आखिरकार होते क्या है, यानी कि ऐसे नंबर्स जो माइनस के होते हैं उस पर √ लगा होता है, वो सारे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है ना। उन्होंने क्या करा कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया -2 का √ ये ले लिया, तो उन्होंने जो आइलर मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या करा कि -2 के √ को ऐसे लिख लिया। मेरी बात ध्यान से समझना, -2 के √ को उन्होंने ऐसे लिख लिया 2 का √ मल्टीप्लाई -1 का √ आप बताओ, -2 के √ को मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, 2
ठीक है ना, 2 का अंडर रूट और -1 का अंडर रूट, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे ना तो आपको -2 का अंडर रूट ही मिलने वाला है। ठीक है ना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, जो 2 का अंडर रूट था, ठीक है ना, उसको उन्होंने वैसे का वैसे लिखने दिया, लेकिन जो -1 का अंडर रूट था, ठीक है ना, जो -1 का अंडर रूट था उसको इन्होंने आई के फॉर्म में लिख दिया। किसके फॉर्म में लिख दिया? आई के फॉर्म में। ओके ना, आई के फॉर्म में लिख दिया। और इस आई को बोला जाता है आयोटा। क्या बोला जाता है? आयोटा बोला जाता है। आयोटा एक ग्रीक अल्फाबेट होता है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा ये ग्रीक अल्फाबेट होते हैं ना, ऐसे आयोटा यानी कि आई एक ग्रीक अल्फाबेट है। तो जो -2 अंडर रूट है इसको हम बोल सकते हैं 2i। क्या बोल सकते हैं? 2i यानी कि 2 आयोटा। ऐसे -5 का अंडर रूट इसको बोल सकते हैं 5i यानी कि 5 आयोटा। -3 अंडर रूट इसको बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं? 3i यानी कि 3 आयोटा। यानी कि इस तरीके की वैल्यू को इस तरीके से बोला जा सकता है। इसको सॉल्व नहीं करा है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल दिया है। तो यही होते हैं इमेजिनरी नंबर। तो हमें यहाँ पे एक बात पता चल गई। क्या पता चल गई? कि जो i की वैल्यू होती है वो होती है -1 अंडर रूट। तो i की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो कि जो i की वैल्यू होती है वो होती है -1 का अंडर रूट। क्लियर है बात? अब आप इमेजिनरी नंबर अच्छे से सीख चुके हो, रियल नंबर भी अच्छे से सीख चुके हो। अब आप तैयार हो चुके हो कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखने के लिए, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर बनते हैं। जी हाँ, मैंने क्या करा, एक रियल नंबर ले लिया प्लस एक इमेजिनरी नंबर ले लिया, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। जी हाँ, यही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को मिलाकर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रियल नंबर लिया 2, क्या लिया 2, फिर प्लस एक इमेजिनरी नंबर लिया 3i। क्या लिया? 3i। भाई आपको पता है अच्छे से कि जो 3i है वो एक इमेजिनरी नंबर है, एक रियल नंबर नहीं। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना, अभी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। जो 2 + 3i है ना वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें जो 2 है वो एक रियल नंबर है, और जो i के आगे जो 3 लगा है वो एक इमेजिनरी नंबर है, और जो i है वो आयोटा है। क्या है? आयोटा। तो अगर आपके दिमाग से कोई पूछे कि भाई बताओ 2 + 3i में रियल नंबर कौन सा है, तो आप बताओगे जो REZ। आप याद रखना, यहाँ पे मैंने यूज किया है REZ। जेड जो होता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट किया जाता है। जी हाँ, उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट किया जाता है। जब भी आपसे कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, तो क्या बोलोगे? जेड से डिनोट किया जाता है। किससे? जेड से। तो मैंने यहाँ पे लिखा है Z = 2 + 3i। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो 2 है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर है, यानी रियल पार्ट है। तो REZ का मतलब हो गया रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? यहाँ पे 2 है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है? यानी कि IMZ। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, Z फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर क्या है? 3 है। तो आपके बात समझ में आ गई ना। और i क्या? i हमारा आयोटा बोला जाता है। तो 2 इसमें रियल पार्ट है और जो 3 है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। इस चीज को बहुत ध्यान रखना। तो यही होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए बात करते हैं स्टैंडर्ड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। देखिए मैंने यहां पर लिखा Z = a + bi। तो आपको अच्छे से पता है कि जो Z होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डिनोट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट किया जाता है, इसको याद रखना। और आगे लिखा हुआ है a + bi। a का मतलब हो गया रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रियल वैल्यू है, यानी कि रियल नंबर जो है वो a है, और जो इमेजिनरी नंबर है वो i के आगे लिखा हुआ b है। जी हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि Z = a + bi में a क्या है, तो a क्या होता है? एक रियल नंबर होता है। a की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। ऐसे ही जो b की वैल्यू है वो भी 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो a की वैल्यू होगी 2, 3, 4, 5 वो एक रियल नंबर होगी, और जो b की वैल्यू होगी 2, 3, 4, 5 वो एक इमेजिनरी नंबर होगी, और i होता है आयोटा। तो जो Z = a + bi है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भाई, मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया कि जो i की वैल्यू होती है वो होती है -1 अंडर रूट। ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन करिए इस चीज को। अगर मैं क्या कर दूं, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, यानी कि i पे भी स्क्वायर लगा दूं और -1 जो अंडर रूट लिखा है ना उस पर भी स्क्वायर लगा दूं, तो आप यहां पर i² की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो यहां पर जो i² की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी, देखिए क्या, स्क्वायर से अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल, जो 1 के ऊपर अंडर रूट लगा है ना
-1 के ऊपर, उसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल, तो आई स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई -1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आई स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। आप खुद से भी अपने दिमाग से ही फाइंड कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर मैं आपसे बात करूं आई की पावर 3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इसको फाइंड करने का तरीका बहुत आसान है। आपको आई की वैल्यू पता चल गई, आई स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई, 2 की वैल्यू पता चल चुकी है। अब आई की पावर 3 की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो। देखिए कैसे, आप आई की पावर 3 को लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई, लिख सकते हो कि नहीं भाई, 2 और 1 पावर ऐड होकर 3 पावर ही बनाते हैं, तो आई की पावर 3 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। तो आपको अच्छे से पता है कि जो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है -1, तो आई स्क्वायर के नीचे लिख दीजिए -1 और जो आई है उसको आई रहने दीजिए। तो आई जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -i आएगा, यानी कि आई की पावर 3 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी -1। क्लियर है बात। अब अगर आप चाहें तो आई की पावर 4 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आपको अच्छे से पता है कि आई की पावर 4 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 2 की होल पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, पावर 4 को, इतना बताओ, लिख सकते हैं। अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आई स्क्वायर की प्लेस पे रख दो -1, उस पे लगा दो स्क्वायर, जो ऊपर स्क्वायर लगा हुआ वो लगा दो। अब -1 की जो पावर 2 है उसको जब आप फाइंड करोगे, यानी -1 की जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको निकल के आएगा 1, तो यानी कि आई की पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ऐसे ही आप दुनिया में किसी भी पावर की वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको निकालनी आई की पावर 60 की वैल्यू, तो देखिए आई की पावर 60 की वैल्यू कितनी आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो भाई, देखो हमें पता है कि 60 एक इवन नंबर है, तो हम इस 60 को देखो, 60 जो पावर उसको हम लिख सकते हैं आई की पावर 2 की होल पावर 30, क्योंकि 32 या 60 ही तो होता है, तो हम आई की पावर 60 को लिख सकते हैं आई की पावर 2 की होल पावर 30। अब आई की पावर 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, -1, और -1 की पावर हो जाएगी 30। जब आप -1 को 30 बार कैलकुलेट करोगे यानी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1। तो देखिए आई की पावर 60 की वैल्यू भी आपने किस तरीके से आसानी से निकाल ली, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आपको निकालनी है आई की पावर 39, क्या निकालनी, आई की पावर 39, तो आप इसको भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो बताइए कि 39 के जस्ट पहले कौन सा इवन नंबर आता है, तो 39 के जस्ट पहले आता है 38, तो 39 को तोड़ लीजिए। आप आई की पावर 39 को तोड़ सकते हैं आई की पावर 38 इंटू आई की पावर 1 में, तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते हो, हाँ तोड़ सकते हैं भाई। अब आई की पावर जो 38 है उसको हम लिख सकते हैं आई की पावर 2 की होल पावर 19, आई की पावर 2 की होल पावर 19, क्योंकि 19 टू द 38 होता है, इंटू आई की पावर 1 को तो आई ही लिख दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, हमको अच्छे से पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे आई स्क्वायर की प्लेस पे लिख दीजिए -1, उसकी पावर कितनी हो जाएगी 19, कितनी हो जाएगी पावर 19 इज इक्वल टू आई चल ही रहा है। आपको अच्छे से पता है -1 को जब हम 19 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1, और आई हमारा मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, और आई की -1 से जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिलेगा -i। तो i की पावर जो 39 है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आ गई -i। तो आप दुनिया में किसी भी पावर की वैल्यूज निकाल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ और प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं क्या करूं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 कर दूं, यानी कि आई एम ब्रैकेट जेड की वैल्यू 0 हो। आई एम ब्रैकेट जेड का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट जो है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 0 है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बोला जाता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होगा वो होगा प्योरली रियल। जी हाँ, इसको बोला जाता है प्योरली रियल। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, इसी तरीके से ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 + 0i, तो आप देख रहे हैं 4 जो है वो रियल पार्ट है, वो तो 4 है, लेकिन जो आई वाला पार्ट है, इमेजिनरी वाला पार्ट है, वो क्या हो गया, वो 0 हो गया। तो यानी किसी कॉम्प्लेक्स का जब इमेजिनरी वाला पार्ट 0 हो जाता है, यानी कि जब 0 हो जाएगा इमेजिनरी वाला पार्ट, तो सिर्फ रियल पार्ट ही तो बचेगा। इसलिए इस तरीके के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते हैं प्योरली रियल। क्या बोलते हैं, प्योरली रियल। चलिए एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी को। अगर मैं क्या कर दूं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 कर दूं, यानी कि आर ई ब्रैकेट जेड की वैल्यू कर दूं 0, यानी कि रियल पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कर दूं 0, तो यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को बोला जाता है प्योरली इमेजिनरी। जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z = 0 + 4i, तो आप देख रहे हैं जो इसका रियल वाला पार्ट है वो 0 कर दिया, लेकिन जो इसका इमेजिनरी वाला पार्ट है वो तो पूरा है ना, 4i है ना, तो रियल वाला पार्ट तो 0 ही हो गया, बिल्कुल खत्म ही हो गया, तो इसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी रियल नंबर। क्लियर है। आप चलिए तीसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। अगर मैं क्या करूं, इसका रियल वाला पार्ट भी 0 कर दूं, रियल वाला पार्ट भी 0 कर दूं, और इमेजिनरी वाला पार्ट भी 0 कर दूं, यानी कि z = 0 + 0i। जी हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना, ये इकलौता ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता। z =
इज इक्वल टू 0 प्लस 0i, यानी कि 0 जो पहले वाला 0 है वो भी हमारा रियल वाला भी 0 है, और जो i के साथ इमेजिनरी वाला लगा हुआ है वो भी 0 है, यानी कि इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों ही 0 है। इस तरीके के कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं हमारा प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, क्लियर। अगर मैं क्या कर दूं कि इसका जो चौथी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, अगर मैं क्या करूं कि इसका रियल पार्ट भी जीरो ना करूं, जीरो नहीं होगा इसका रियल पार्ट, कुछ भी होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। इसका जो इमेजिनरी वाला पार्ट है, इमेजिनरी वाला नंबर है, वो भी जीरो ना करूं, जीरो नहीं होगा, बाकी कुछ भी होगा, यानी कि रियल पार्ट इज नॉट इक्वल टू जीरो और इमेजिनरी पार्ट भी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलेंगे इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरीके के कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं नॉर्मल वाले, उसको हम इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जो प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है ना 4, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको भी क्या कर लो, नोट डाउन। ओके, चलिए बात करते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करें, यानी किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करें, यानी कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत आसान होता है, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। मैंने पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, क्या लिया 2 प्लस 3i, आप चाहो कुछ भी ले सकते हो। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z2 जो कि है हमारा 3 प्लस 4i। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, यानी कि z1 प्लस z2 हमें करना है। तो z1 के नीचे z1 की वैल्यू रख दो 2 प्लस 3i और z2 के नीचे z2 की वैल्यू रख दो 3 प्लस 4i। देखिए अब मेरी बात ध्यान से समझना, इसको हमको ऐड कैसे करना है। देखिए आपको अच्छे से पता है कि दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, इसमें रियल पार्ट कौन से हैं। तो z1 में जो रियल पार्ट है वो है 2, क्या है 2, और z2 में जो रियल पार्ट है वो है 3। तो देख रहा है ना, तो पहले रियल पार्ट को ऐड कर लो। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 हो गया 5, तो इसका एक तो निकल आया 5, फिर प्लस। अब देखो भाई इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों के इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं। तो पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, इसका इमेजिनरी पार्ट है हमारा 3i, और जो z2 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका इमेजिनरी पार्ट है हमारा 4i। तो 4i और 3i को ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 7i। इसका मतलब ये हो गया कि रियल पार्ट वाले पार्ट जो होते हैं वो अपने ऐड होते हैं, और जो इमेजिनरी वाले पार्ट होते हैं वो अपने ऐड होते हैं, ठीक है ना। तो रियल वाला पार्ट इमेजिनरी से ऐड नहीं हो सकता, इमेजिनरी वाला पार्ट रियल से ऐड नहीं हो सकता। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आंसर आया है वो आया है हमारा 5 प्लस 7i। ओके, अब बात करते हैं इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करना होता है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बहुत आसान होता है। तो हमने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z1 जो कि हमारा है 2 प्लस 3i, और दूसरा ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर z2 जो कि हमारा है 3 प्लस 4i, ठीक है ना। अब हमको z1 माइनस z2 करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ऐड किया था ना वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो z1 के प्लेस पे z1 की वैल्यू रखिए, z2 के प्लेस पे z2 की वैल्यू रखिए, और अपने हिसाब से आप सॉल्व कर दीजिए, आप आराम से निकाल लेंगे। अब बढ़ते हैं इसका मल्टीप्लाई कैसे करना है। चलिए आइए देखते हैं कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है। तो पहला हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3i और दूसरा है 3 प्लस 4i। तो देखिए इन दोनों को ऐड कैसे, मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो मैं यहां लिख सकता हूं z1 इंटू z2, यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 3i, ओके, और z2 की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 3 प्लस 4i। बात समझ में आ रही है ना, 3 प्लस 4i। आप देखिए इनको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हो ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही करना है, कुछ भी खास अलग नहीं। पहले 2 की 3 से करिए, 2 3 जा 6 प्लस, फिर 2 की 4i से करिए, 2 4 जा 8i हो गया, ठीक है ना। 2 और 4i मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2 की इन दोनों से हो गई, अब 3i की इससे करिए फिर इससे करिए। तो 3i की पहले 3 से करिए, प्लस लगा दीजिए, 3 3 जा 9, और फिर i है i लगा दीजिए, फिर प्लस, फिर 3i की 4i से करिए, तो 3 4 जा 12, और i और i की मल्टीप्लाई भी होगी भाई, i और i की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, i स्क्वायर, ठीक है ना। याद रखना i जैसे x की x स्क्वायर होती है ना, ऐसे i की i स्क्वायर हो जाती है। अब देखिए क्या करेंगे, 6 हमारा सिंगल लिखा है, लिख लो भाई, प्लस यहाँ लिखा 8i प्लस 9i, तो 8 और 9 कितना होगा, 8 और 9 होता है 17, और ये i लिखा है तो i लिख दिया, ठीक है, प्लस 12 का 12 लिख दिया। यहाँ पर है i स्क्वायर, तो आपको अच्छे से पता है कि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि i स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। बात समझ में आई, ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 6 प्लस 17i तो हमारा लिखा ही हुआ है, प्लस अब देखिए 12 बन जा 12, और माइनस और प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक है ना। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। 6 माइनस 12, तो 6 में से जब 12 को माइनस करोगे तो बचेगा -6 और प्लस का 17,
चल ही रहा है 17 आई, तो यही है हमारा इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। तो देख रहे हैं ना, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में करते हो ना मल्टीप्लाई, बस वैसे ही करनी है। अब बढ़ते हैं डिवाइड किस तरीके से करते हैं किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की। ओके, तो आइए देखते हैं कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड कैसे किए जाते हैं। तो देखिए पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया 2 + 3i और दूसरा ले लिया 3 + 4i। अब इनको डिवाइड करना है, तो डिवाइड का मतलब होता है Z1/Z2। यही तो होता है ना भाई डिवाइड, एक कुछ ऊपर एक कुछ नीचे, सीधी सी बात, और कुछ होता ही नहीं है। तो Z1 के प्लेस पे Z1 की वैल्यू यानी कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 2 + 3i, ठीक है भाई, अपॉन Z2 के प्लेस पे Z2 की वैल्यू यानी कि 3 + 4i। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने बारी बारी से लिख लिया। अब इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है भैया, i से i कैंसिल मत कर देना, याद रखना i से i कैंसिल नहीं होगा। देखो भाई इसको डिवाइड करने का जो तरीका होता है मैं आपको क्लियर शब्दों में बता दूं कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, यानी कि जो i नीचे है ना इसको किसी ना किसी तरीके से हटाना है। जी हाँ, याद रखना, कभी भी अपनी लाइफ में डिवाइड करना, कुछ भी करना, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना, कुछ भी करना, लेकिन i को नीचे नहीं रखना है, i को डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, इसको याद रखना। तो इसको कैसे हटाएंगे इस चीज को नोटिस करो। देखो भाई इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज का मतलब हो गया कि जो हमारे पास नीचे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी चीज को ऊपर लिख दो, मल्टीप्लाई में उसी चीज को नीचे लिख दो डिवाइड में, बस साइन को चेंज कर दो। यानी कि 3 - 4i से ऊपर मल्टीप्लाई और 3 - 4i से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो इसी तरीके से इसका डिवाइड करना होता है। तो समझ गए ना। तो अगर नीचे हमारा i है तो इसको हटाना है, तो जो भी है इसको ऊपर रख दो साइन चेंज करके, बस सीधी सी बात, ऊपर भी यहाँ भी। अब क्या करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करा लो, बात खत्म। मैं ब्रैकेट लगा ले रहा हूँ कि थोड़ा सा आसान लगेगा देखने में। ओके, और कुछ भी नहीं है। देखो कैसे करेंगे, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई जैसे अभी करी थी मल्टीप्लाई में, वैसे मल्टीप्लाई करनी है। पहले 2 की 3 से, फिर 2 की 4i से, फिर 3i की 3 से, फिर 3i की 4i से। पहले 2 की 3 से करो, 2 3 जा 6, फिर 2 की 4i से करोगे तो यहाँ लगा है माइनस, तो लगा दो माइनस, 2 4 जा हो जाएगा 8i। सही है, बात समझ में आ रही? हाँ समझ में आ रही। अब देखो 3i, अब देखो 2 की 3 से हो गई, 2 की 4i से हो गई। अब 3i की 3 से करो तो 3 3 जा 9, प्लस का प्लस लगाए ना तो प्लस का 9i, ठीक है ना। अब 3i की करेंगे 4i से, तो ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 4 जा 12, और i और i की भी तो होगी जो कि हो जाएगी i²। याद रखना, भूल मत जाना i² करना। अब देखो नीचे क्या है, नीचे तो फॉर्मूला बन गया a + b, a - b। अगर ये a है तो ये भी तो a हो सकता है, अगर ये b है तो ये भी तो b हो सकता है। तो a + b, a - b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² - b²। a² - b² का मतलब ये a है हमारा, यानी a², फिर माइनस b हमारे पास क्या है, चाहिए ले लो, बात तो एक ही है, दोनों है तो b, तो 4i हमारा b है तो b², यानी कि a² - b²। क्लियर है बात। अब देखो भाई आगे फटाफट से क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है 6, सिर्फ सिंगल 6 है, लिख दो। -8i प्लस का 9, तो यानी कि माइनस का 8 प्लस का 9 करोगे तो बचेगा -1। क्या बचेगा? -1 लिखते नहीं है, मत लिखो। और i है तो i लगा लो, सॉरी -i नहीं, प्लस का i बचेगा, सॉरी। फिर यहाँ पे माइनस का 12 है, लिख दो। और i² की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैं 10 बार बोल चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। यहाँ लिखा 3 का स्क्वायर का मतलब 3 की 2 बार मल्टीप्लाई यानी कि 9, फिर माइनस 4i² का मतलब हो गया 4 की 2 बार मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, और i का स्क्वायर है तो i का स्क्वायर यहाँ पे लगा दो। क्लियर है बात? सही है भाई। अब यहाँ पे लिखा 6, ठीक है, प्लस i, ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस, और 12 बन जा 12 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, 9 - 16, और i² की वैल्यू मैंने क्या बताई थी अभी, -1 होती है, याद रखना भाई, भूल मत जाना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 6 और 12 कितना हो जाएगा, 18 प्लस i अपॉन 9 माइनस माइनस प्लस 16 बन जा 16। ओके, बात समझ में आ रही है? बात को समझते रहना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर तो हमारा आ गया 18 प्लस i, ओके, अपॉन 6, और 9 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 16 जाएगा तो बचेगा -7। क्या बचेगा? -7। इसको यहाँ पे नहीं छोड़ना है, इसको अभी और आगे सॉल्व करो। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, देखो 7 जो है वो 18 के नीचे भी है, और 7 जो है माइनस का 7 जो है वो i के नीचे भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं -18/7, ओके, और माइनस, ठीक ना, i/7,
तो यही हमारा आंसर है। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन ये वाला काम कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माइनस का जो 7 है वो 18 के साथ, और जो माइनस का 7 है वो आई के साथ, इसलिए यहाँ पे लग गया माइनस, क्योंकि इसके साथ लगा था माइनस। क्लियर है? तो यही हमारा होता है डिवीजन। तो देख लो किस तरीके से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया जाता है जब आई नीचे होता है। देखो आई नीचे खत्म हो गया, आई नीचे खत्म करना था, अब डिवीजन भी खत्म। अब बढ़ते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए बात करते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप एडिटिव इनवर्स कैसे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले इस वर्ड को कैच करिए, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव का मतलब होता है एडिशन यानी कि प्लस, और इनवर्स का मतलब होता है उल्टा यानी कि प्लस का उल्टा। तो आप खुद ही बताओ कि प्लस का उल्टा क्या होता है। प्लस का उल्टा होता है माइनस। तो हमको क्या करना है, मैं आपको समझाता हूं। मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इज इक्वल टू 2 + 3i। आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इसका एडिटिव इनवर्स निकाल के दिखाओ, तो कुछ नहीं करना होता है, बस इसमें क्या कर दो कि माइनस की दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि आप क्लियर बोला है एडिटिव इनवर्स यानी कि एडिशन का उल्टा यानी कि माइनस। एडिशन का उल्टा क्या होता है, माइनस ही तो होता है। तो हम क्या करेंगे, जेड के इस साइड भी, जेड में भी माइनस की मल्टीप्लाई करा देंगे, और 2 + 3i में भी माइनस की मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो माइनस जेड इज इक्वल टू, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, -2 और -3i। यही होता है इसका एडिटिव इनवर्स। बस साइन चेंज कर दो दोनों साइड के, 2 के आगे है उसका भी साइन चेंज कर दो, और जो 3i के आगे है उसका भी साइन चेंज कर दो, दोनों के साइन चेंज कर दो। तो यही होता है हमारा एडिटिव इनवर्स, और कुछ भी नहीं होता। बहुत ही सिंपल सी बात है। बात समझ में आ गई ना, कि माइनस की मल्टीप्लाई करवानी और कुछ नहीं कराना है, ठीक ना। बस यही होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। चलिए बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो सबसे पहले इसके वर्ड को कैच करिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, यानी कि मल्टीप्लाई का उल्टा। और मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। जी हाँ, मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 2 + 3i, और आपसे कहा जाएगा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, यानी मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लाई का उल्टा। तो जब मल्टीप्लाई का उल्टा करना है तो डिवाइड करना है, यानी कि z को लिख दीजिए 1/z, और 2 + 3i को लिख दीजिए इसका उल्टा करके 1/2 + 3i। तो देखिए मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया। अब नॉर्मली इसको सॉल्व कर दीजिए। तो अब मैंने आपको अभी डिवाइड वाले में बताया था कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में i आ जाए तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, यानी कि 2 + 3i का उल्टा करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ऊपर कर दीजिए 2 - 3i से मल्टीप्लाई, और नीचे भी कर दीजिए 2 - 3i से मल्टीप्लाई। अब आप नॉर्मली इसको क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने डिवाइड सिखाया, जिसने डिवाइड वाला भी देखा उसको तो ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं, लेकिन जिसने डिवाइड वाला स्किप किया, जिसको डिवाइड करना नहीं आता, वो अभी भी इसमें कंफ्यूज होगा कि मैं कर क्या रहा हूं। तो पहले डिवाइड वाला सीख लो, ये वाला आप अपने आप ही कर ले जाओगे कि 2 - 3i की जो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कराई, और 2 - 3i की मैंने नीचे मल्टीप्लाई कराई, ये क्यों कराई तो आप समझ जाओगे। तो इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलता है, यानी कि मल्टीप्लाई का उल्टा यानी कि डिवाइड। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आखिरकार होता क्या है। चलिए बात करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। दोनों एक ही बातें हैं, ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल। ये होता क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। देखिए आपके सामने एक ग्राफ पेपर आ रहा है, तो आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, सॉल्व भी करा होगा क्लास 9th में, क्लास 10th में। इसको नॉर्मली बेसिकली बोलते क्या है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। जिसको नहीं पता था दिमाग में भर लीजिए कि इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक ना। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से पढ़ा होगा। नॉर्मली हम इसमें करते क्या है, हम इसमें कोई ना कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं। जैसे 2,3 में प्लॉट कर दिया, वो यहाँ पे मिलेगा, -4,5 यहाँ पर मिलेगा। नॉर्मली इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है ना, पॉइंट्स को, और तो कुछ करते नहीं है, ठीक है भाई। अगर मैं क्या करूं, बात को ध्यान से समझना, अगर मैं क्या कहूं आपसे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है z इज इक्वल टू 2 + 3i, इसको इस वाले प्लेन पर, इस वाले कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करके दिखाइए, तो आपके दिमाग में घंटी बजेगी, अरे सर ये आपने क्या कर दिया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसमें कैसे प्लॉट करें, ये तो अजीब तरीके का लगता है देखने में, ठीक है ना। इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं, तो जी हाँ आप इसको प्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल प्लॉट करना मैं अभी आपको सिखाऊंगा। जब आप इसको प्लॉट करोगे ना इस प्लेन पर, इस कार्टेशियन प्लेन पर, तो इसको बोलेंगे आर्गेंड प्लेन। क्या बोलेंगे भाई, आर्गेंड प्लेन बोला जाएगा। इसी कार्टेशियन प्लेन को आर्गेंड प्लेन बोला जाता है, ठीक है ना। एक मैथमेटिशियन थे आर्गेंड नाम के, उन्होंने अपने ही नाम पे आर्गेंड प्लेन रख दिया। तो जो आर्गेंड प्लेन स्पेशली बनाया गया है ना, वो कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने के लिए बनाया गया है। होता बेसिकली ग्राफ पेपर ही है, होता कुछ नहीं है, होता ग्राफ पेपर ही है, और इसका नाम बदल दिया गया है कार्टेशियन प्लेन का। कार्टेशियन प्लेन पे नॉर्मल पॉइंट प्लॉट किए जाते हैं और आर्गेंड प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट किए जाते हैं। देखिए कैसे, मेरी बात ध्यान से समझना। आपको पता है कि ग्राफ पेपर में नीचे वाली लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, इस तरीके की लाइन को जो हॉरिजॉन्टल होती है लेटी हुई लाइन, और जो खड़ी खड़ी लाइन होती है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं नॉर्मली कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है ना। लेकिन जो आर्गेंड प्लेन होता है उसमें जो एक्स एक्सिस होती है उसको बोला जाता है रियल एक्सिस। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो नीचे वाली लाइन है लेटी लेटी उसको बोला जाता है रियल एक्सिस, और जो खड़ी वाली लाइन है उसको बोला जाता है इमेजिनरी एक्सिस। जो खड़ी वाली लाइन है उसको बोला जाता है इमेजिनरी एक्सिस। एक्स एक्सिस जो नीचे वाली लाइन है उसको बोला जाता है रियल एक्सिस, जो खड़ी खड़ी लाइन है वाई एक्सिस वाली उसको बोला जाता है इमेजिनरी एक्सिस। बात समझ में आ गई ना। अब देखिए जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू 2 + 3i, देखिए इसको इसमें किस तरीके से हम प्लॉट कर दे। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। आपको अच्छे से पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर की एल्जेब्रिक फॉर्म होती है वो होती है z इज इक्वल टू a + bi। होती कि नहीं होती है? यही होती है, हमें अच्छे से पता है। और हमें अच्छे से ये भी पता है कि जो हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 + 3i, इसमें जो 2 है वो एक रियल नंबर है, और जो i के आगे जो 3 लिखा है वो एक इमेजिनरी नंबर है, और i हमारा आयोटा है। तो हमें अच्छे से पता है कि जो आर्गेंड प्लेन है उसमें रियल एक्सिस जो है हमारी, उसमें हम क्या प्लॉट करेंगे? उसमें हम प्लॉट करेंगे 2, क्योंकि 2 हमारा रियल नंबर है। बात को समझो यार, कि जो रियल एक्सिस है लेटी हुई लाइन जो हमारी है, ठीक है ना, उसमें प्लॉट होगा सिर्फ और सिर्फ 2। कैसे प्लॉट होगा सिर्फ और सिर्फ 2? क्योंकि 2 जो है वो एक रियल नंबर है। तो 2 आपको दिख गया होगा, मिल गया होगा, पॉइंट लग गया होगा, ठीक है ना। अब जो हमारा 3i है, 3i मुझे जो 3i का जो 3 है वो हमारा इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी लाइन पे देखिए कि 3 कहाँ है, यानी वाई एक्सिस पे देखिए कि 3 कहाँ है। आपको 3 दिख गया ना, तो 2,3 जो हमें पॉइंट मिले हैं 2,3 वो कुछ इस तरीके इस जगह मिलेंगे, और जो 2,3 है इसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 2 + 3i। तो देख रहे हैं ना, कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही आसान तरीके से प्लॉट होते हैं। यानी कि पहले वाले जो 2 + 3i में जो पहला नंबर है उसको एक्स एक्सिस पे कहीं प्लॉट कर दीजिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, क्योंकि 2 जो है वो प्लस का नंबर है, और जो 3i का जो 3 है उसको वाई एक्सिस पर यानी कि इमेजिनरी लाइन पर कहीं प्लॉट कर दीजिए। दोनों पॉइंट जहां मिलेंगे वहीं पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट होगा। तो ये बहुत ही बड़ी डिफिनेशन बनी है। अब देखिए मैं आपको सिखाना क्या चाहता था। आर्गेन जो साइंटिफिक मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक बहुत बड़ी खोज कर दी कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है। तो आप खुद देखिए कि आपने z इज इक्वल टू 2 + 3i प्लॉट करा है, पूरा पूरा उठाकर आपने कुछ भी चेंजेस नहीं करा, z इज इक्वल टू 2 + 3i इसके अंदर प्लॉट कर दिया है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बता दी, यानी कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, ज्योमेट्री में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है, ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस्तेमाल होता है, काफी जगह इस्तेमाल होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एक पॉइंट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये बहुत कम लोगों को बात पता होती है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको समझ में आ गया ना किस तरीके से प्लॉट करना है। तो यही होता है इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है। तो नॉर्मली एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं z इज इक्वल टू 2 + 3i। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका कॉन्जुगेट निकाल के दिखाइए, तो इसका देखिए कॉन्जुगेट क्या होता है। देखिए अगर आप z का कॉन्जुगेट करोगे ना, z को कॉन्जुगेट करोगे तो z के ऊपर लग जाएगा बार। तो देख रहे हैं ना, z के ऊपर एक लाइन सी खिंच गई है। ये जो लाइन है इसी को कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। याद रखना, अगर z के ऊपर कभी भी आपको लाइन दिखे ना तो वो होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और चेंजेस क्या आया, जो 2 + 3i है उसमें क्या बदलाव आया? बस कुछ नहीं है, इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो प्लस से क्या हो गया, माइनस हो गया। जी हाँ, वो प्लस से माइनस हो जाता है। तो 2 - 3i इसका कॉन्जुगेट होगा। यानी z इज इक्वल टू 2 + 3i था, वो z बार यानी z के ऊपर लाइन इज इक्वल टू 2 - 3i बन गया। याद रखना, एक चीज बड़ी कंफ्यूज करती है बच्चों को, इसका रियल पार्ट कभी भी चेंज नहीं होता है, इसका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज होता है। एक और एग्जांपल थोड़ा समझते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिया -2 - 3i, -2 - 3i। अगर मुझे इसका कंजुगेट निकालना है तो z के ऊपर मैंने बार लगा दिया, इज इक्वल टू -2 + 3i हो गया। यानी कि 3i के आगे का जो साइन था सिर्फ वही चेंज होगा, यानी इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज होगा, इसके रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कभी कभी z के ऊपर बार ना दिखकर आपको दिख सकता है z के ऊपर डैश।
जेड के ऊपर सी, तो चाहे जेड के ऊपर डैश दिखे, जेड के ऊपर सी दिखे, जेड के ऊपर बार यानी कि लाइन दिखे, वो सब कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज होता है, किसी और का साइन चेंज नहीं होता है। बात समझ में आ गई ना। अब हम क्या करेंगे, इस कॉन्जुगेट को एक ग्राफिकली समझेंगे, ग्राफ पेपर के थ्रू समझेंगे। तो आइए ग्राफ पेपर को ले लेते हैं। तो आपको पता है ये आर्गेंड प्लेन होता है, क्या बोलते हैं इसे, आर्गेंड प्लेन, क्योंकि उन्होंने जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने अपने नाम पे रख दिया। अगर मुझे इसमें 3 + 2i z = 3 + 2i प्लॉट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, जो 2 है हमारा वो एक रियल नंबर है, तो वो रियल एक्सेस पे ही प्लॉट होगा। अभी मैंने बताया था 2 हमारा एक्स एक्सिस पे मिलेगा जाकर, और जो 3 है, ठीक है ना, वो एक इमेजिनरी नंबर है जो कि इमेजिनरी लाइन यानी कि y एक्सिस पे मिलेगा जाके। तो 2,3 का जो पॉइंट है वो यहाँ रहेगा। बात समझ में आई, बात को समझते रहे ना। z = 2 + 3i का आपको मिल गया कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ गई, जी हाँ समझ में आ गई, 2,3। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस z = 2 + 3i का कॉन्जुगेट ले लूं, यानी कि z बार = 2 - 3i। अब अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो देखो जो 2 है वो तो x एक्सिस पर ही रहेगा, यानी कि 2 का 2 जहां उसमें था बिना कॉन्जुगेट वाले में, वो कॉन्जुगेट वाले में 2 है। लेकिन जो 3 है उसका पोजीशन चेंज होगा। देखो कैसे, जो 3 था उसमें वो प्लस का 3 था तो ऊपर की तरफ गया, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब जो माइनस का 3 है वो नीचे जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि वो माइनस का y है, ठीक है ना, ठीक है ना, माइनस वाली की तरफ जाएगा। तो आपने एक चीज देखी, जो 2, -3 है वो कहाँ मिला जाकर, आप ध्यान से देखिए, 2,3 और 2, -3 यानी कि z = 2 + 3i और z का कंजुगेट = 2 - 3i बिल्कुल एक दूसरे के नीचे हैं, बराबर दूरी पर। दोनों एक दूसरे के नीचे हैं, बराबर दूरी पर। दोनों की डिस्टेंस देखिए बिल्कुल बराबर है। यानी कि हमने एक चीज देख ली कि जो z होता है और z का कंजुगेट होता है, z एंड z का कंजुगेट, वो दोनों आपस में मिरर इमेज बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं। इस चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि z और z का कंजुगेट आपस में मिरर इमेज बनाते हैं, वो भी किस पर, रियल एक्सेस पर। आप देख रहे हैं रियल जो लाइन है नीचे वाली रियल लाइन, उसके ही नीचे दोनों बने हैं, एक जस्ट उसके ऊपर और एक जस्ट उसके नीचे, बराबर दूरी पर। तो हमेशा रियल एक्सेस बनेंगे, कभी ऐसे नहीं बनेंगे, ऐसे करके एक उधर और एक इधर कभी नहीं बनेंगे वाई एक्सेस पे, यानी इमेजिनरी लाइन के उधर और इमेजिनरी लाइन के इधर कभी नहीं बनेंगे। हमेशा रियल एक्सेस के ऊपर और रियल एक्सेस के नीचे ही बनेंगे। चाहे अपनी तरफ से आप 10 एग्जाम्पल ले लो, एक रियल एक्सेस के ऊपर बनेगा, एक रियल एक्सेस के जस्ट नीचे, यानी कि बराबर डिस्टेंस पे मिलेगा। तो जेड और जेड कंजुगेट एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं। अगर आप इसको ग्राफिकली समझेंगे तो ये वाला जो पूरा टॉपिक था कॉन्जुगेट का, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, तो मैं आपको प्रॉपर्टीज बताता हूं अभी। ओके, चलिए अब कुछ कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी होती है कॉन्जुगेट की, वो होती है जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, यानी जेड के ऊपर लाइन, उसके बाद जस्ट एक और लाइन। जब इस तरीके की कंडीशन होती है, जेड के ऊपर कॉन्जुगेट होता है, उसका भी कॉन्जुगेट एक साथ होता है, तो उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो सिर्फ जेड निकल के आती है। जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए मैं आपको समझाता हूं कैसे। मैंने यहाँ पे जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जो कि हमारे पास है 2 + 3i। क्या लिया, 3i लिया, 2 + 3i। अब मैं इसका कॉन्जुगेट करूंगा, तो अगर मैं जेड का कॉन्जुगेट करूंगा तो जेड के ऊपर लग जाएगा बार, और 2 + 3i कन्वर्ट हो जाएगा 2 - 3i में। ये बात आपको पता है, अच्छा सभी मैंने समझाई कि 2 + 3i 2 - 3i में कन्वर्ट हो जाएगा। जो i वाला होता है उसका साइन हो जाता है चेंज, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है भाई, अब मैं क्या करूं, इस कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट लूं, इस जेड कॉन्जुगेट का अगर फिर से कॉन्जुगेट लूं, जो माइनस वाला है वो फिर से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 2 - 3i फिर से 2 + 3i में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, जो 2 + 3i नीचे आया है वही तो जेड था। तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूं कि जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। ये आप समझ गए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं क्या करूं, Z1 यानी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक साथ कॉन्जुगेट लूं, तो वो बराबर होता है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। यानी कहने का मतलब हो गया कि मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके कॉन्जुगेट करूं तो जो आंसर आएगा वो बराबर होगा कि Z1 का कॉन्जुगेट करूं, फिर Z2 का कॉन्जुगेट करूं, फिर उन दोनों को ऐड करूं, दोनों का आंसर बराबर भी आता है, बराबर ही आता है। आप इसको अपने आप चेक करिए, अगर आप इतना समझ गए तो आप अपने आप ही कर लोगे। ठीक है ना, जैसे मैंने एग्जांपल कराया ना वैसे आप कर सकते हो। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि Z1 - Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर होता है Z1 कॉन्जुगेट - Z2 कॉन्जुगेट के। जी हाँ, सेम प्लस वाले का उल्टा ही है, बस प्लस की जगह माइनस हो जाता है और कुछ नहीं होता। यानी कि Z1 Z2 को आप माइनस करके उसका जो कॉन्जुगेट करोगे, जो आंसर आएगा वो बराबर होगा Z1 कॉन्जुगेट पहला करोगे, फिर Z2 कॉन्जुगेट करोगे, उन दोनों को कर दोगे सब्ट्रैक्ट, तो दोनों के आंसर आएंगे बराबर। जो इसकी चौथी प्रॉपर्टी होती है वो होती है Z1
ठीक है ना, इनटू Z2 कंजुगेट बराबर होता है Z1 कंजुगेट इनटू Z2 कंजुगेट के बराबर होता है। यानी कि आप Z1 Z2 कंजुगेट की मल्टीप्लाई Z1 और Z2 की आपस में मल्टीप्लाई करिए, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसका कंजुगेट करिए, ठीक है ना, उसका कंजुगेट करिए, जो आंसर आएगा वो बराबर होगा Z1 यानी पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट की मल्टीप्लाई के बराबर होगा। बात को समझना बहुत ध्यान से, ये आप अपने आप प्रूफ करो, खुद से प्रूफ करो, इतना तो समझदार हो, 11th 12th क्लास में हो यार, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट है हमारा, अगला है हमारा Z1, ठीक है ना, Z1 अपॉन Z2 का होल कंजुगेट, यानी Z1 और Z2 का साथ में जो कंजुगेट होगा वो बराबर होता है Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट के। Z1 Z2 दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है ना, तो ये भी प्रॉपर्टी आपस में इक्वल होती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम Z1 और Z2 दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर लें, उनको डिवाइड करने के बाद उनका कंजुगेट करें, जो आंसर आएगा वो बराबर होगा Z1 कंजुगेट के। पहले आप Z1 का कंजुगेट निकालो, फिर Z2 का कंजुगेट निकालो, फिर दोनों को डिवाइड करो, तो दोनों का जो आंसर आएगा LHS और RHS बराबर आएगा। लेकिन एक कंडीशन है, जो नीचे Z2 है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, वरना आंसर नॉट डिफाइंड आ जाएगा। जो नीचे डिनोमिनेटर है ना Z2, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो भैया ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताई ना आपको, 5 प्रॉपर्टी है, पांचों बहुत ही दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कंजुगेट हमारा पूरा खत्म। अब बढ़ते हैं अपने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आखिरकार क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जितने मैंने अब तक टॉपिक बताए ना, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ध्यान से समझना, सब कुछ अभी क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, यहां आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक आर्गेंट प्लेन लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, एक आर्गेंट प्लेन ले लिया। इस प्लेन के थ्रू ही मैं आपको समझा पाऊंगा कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ये जो लेटी हुई लाइन है वो होती है रियल एक्सेस, यानी कि एक्स एक्सिस की जो लाइन है वो रियल एक्सेस है, और जो खड़ी लाइन है वाई एक्सेस की, इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सेस। ठीक है भाई, हमने यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर लिया मैंने, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई। ठीक है ना, बात को समझना। अगर मैं x प्लस वाई आई को इस आर्गेंट प्लेन पे प्लॉट करूंगा, तो देखो कैसे प्लॉट करूंगा। जो x है हमारा वो एक रियल नंबर है, और जो i के आगे जो y है वो हमारा इमेजिनरी नंबर है, और i हमारा आयोटा है। चलो ठीक है भाई, अब x को कहां प्लॉट करोगे, x को कहीं x वाली लाइन पे ही तो प्लॉट करोगे। तो भैया हमने x को x वाली लाइन पर, x वाली यानी कि जो रियल एक्सेस है उस पे कहीं पर ले लिया कि ये हमारा x है, और जो y है उसको इमेजिनरी लाइन पर प्लॉट करोगे y एक्सेस पर, तो y एक्सेस तो मैंने कहीं पे ले लिया। जब इन दोनों पॉइंट को मैं मिलाऊंगा तो मुझे पॉइंट यहां पर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब खेल शुरू होता है मॉडुलस का। और आपको पता है ऑरिजिन क्या होता है, ऑरिजिन होता है जो दोनों जहां लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा होता है ऑरिजिन। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना डार्क कलर का, यही हमारा है ऑरिजिन। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। ऑरिजिन से जो पॉइंट हमने निकाला है एक्स वाई वाला, एक्स कॉमा वाई वाला जो पॉइंट हमने निकाला है, ऑरिजिन से उस एक्स कॉमा वाई के जो डिस्टेंस होती है, ऑरिजिन से जो एक्स कॉमा वाई की जो डिस्टेंस होती है वही होता है मॉडुलस। वही क्या होता है, वही होता है मॉडुलस। ऑरिजिन से आर्गेंट प्लेन में, ऑरिजिन से ये जो पॉइंट हमने प्लॉट करा है एक्स प्लस वाई आई वाला, एक्स कॉमा वाई, ऑरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस होती है वही होता है मॉडुलस। इसको डिनोट करते हैं आर से। किससे करते हैं डिनोट, आर से, या इसको डिनोट करते हैं जेड कर, जेड लगा दो, जेड के दोनों साइड लाइनें खींच दो, यानी कि जेड मॉडुलस उसे बोला जाता है। इसको डिनोट करते हैं आर से या जेड के साइड में दो लाइनें खींच दो, एक ही बात है। ठीक है ना, ऑरिजिन से लेकर ये जो एक्स कॉमा वाई के बीच की जो लाइन है ना दिख रही है आपको, इसी डिस्टेंस को बोला जाता है मॉडुलस। यानी कि आर दूरी है इन दोनों के बीच। क्या दूरी है, आर या जेड, जो जेड की साइड में जो लाइनें नहीं खींची हैं, एक ही बात है, कुछ भी आप इसे बोल सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, ऑरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकाली कैसे जाए। कोई फॉर्मूला होता है क्या, जी हाँ बिल्कुल फॉर्मूला होता है। आप फॉर्मूला अपने आप बना सकते हो, मैं रटवाऊंगा बिल्कुल नहीं। आपने क्लास 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है। डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है, उस दूरी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया था, जो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यही फॉर्मूला लगेगा ऑरिजिन वाले पॉइंट को, जो 0,0 है उसको ले लो x1, y1, और जो वाला पॉइंट है x, y, इसको ले लो x2, y2,
और फॉर्मूला लगा दो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो आपकी जो r की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। क्या निकल के आएगी r की वैल्यू, यानी कि जो z के साइड में दो लाइन है ना मॉडुलस, जो मॉडुलस है उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। तो यही होता है मॉडुलस का फॉर्मूला कि r इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। ये फॉर्मूला जो होता है वो डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से ही बनता है। अब ये जो फॉर्मूला है वो ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको समझ में आ गया ना कि मॉडुलस का इस्तेमाल किस तरीके से होता है, क्लियर है ना बात, कोई डाउट तो नहीं। अब हम बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। ओके, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है ना वो बराबर होता है इसके कॉन्जुगेट के। बात समझ में आ रही है? जो आपके सामने स्टेटमेंट लिखा है ना वो कति सत्य है, कति ट्रू है, इसको चलिए प्रूव करते हैं फटाफट से। जैसे मैंने यहाँ पे बोला पहली प्रॉपर्टी में कि जो हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो बराबर होता है इसके, ठीक है ना, इसके मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बराबर होता है। आइए इसको फटाफट प्रूव करते हैं क्यों बराबर होता है। देखिए भाई, मैंने z एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने ले लिया यहाँ पे 2 + 3i। क्या ले लिया? 2 + 3i। ओके, इसका जो है इसका कॉन्जुगेट ले लो, इसका क्या ले लो? कॉन्जुगेट ले लो। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? बस i वाले का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि 2 - 3i हो गया। बात समझते रहना। अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूं, क्या निकालूं? मॉडुलस निकालूं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। होता है कि नहीं होता? अभी मैंने बताया कि नहीं बताया? जी हाँ बताया। इसको r भी कहते हैं, ये बात अभी मैंने बताई। तो देखो ये पहला वाला हमारा होता है x, दूसरा वाला होता है हमारा y। आप डायरेक्ट निकालो तो ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो यानी कि पूरा है ये y, याद रखना है पूरा ही समझ लो y है। इसको y ले लो चाहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा x पहला 2 है, तो x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस फिर है y स्क्वायर, y हमारा है 3, ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो y 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा? ये निकल आएगा 13 का अंडर रूट। बात समझ में आई? अब इसको भी करते हैं जल्दी से सॉल्व। अब इसका भी मॉडुलस लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? ये x है, ये हमारा पूरा y है, तो x स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, फिर प्लस ये है -3, ये अब -3 जो है ये y स्क्वायर है, यानी कि इसका स्क्वायर यानी -3 का जो स्क्वायर होगा भाई वो हमारा क्या होगा? 9 ही तो होगा। तो यहाँ पे 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बताओ दोनों चीज़ें बराबर आ गई कि नहीं आ गई? बताओ। तो ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करेगा कि नहीं? तो जो पहला स्टेटमेंट होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो उसी के कॉन्जुगेट के बराबर होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ। -3 यहाँ पे रखा जाएगा इस y के प्लेस पे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। -3 की 2 बार मल्टीप्लाई 9 होती है पॉजिटिव नंबर। तो पहली प्रॉपर्टी खत्म, बढ़ते हैं अपने सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। मॉडुलस की जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका जो कंजुगेट, उन दोनों की जो मल्टीप्लाई होती है ना वो बराबर होती है मॉड z के, यानी मॉड ऑफ कंजुगेट के स्क्वायर के। अगर बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट, उनकी जो मल्टीप्लाई होती है यानी प्रोडक्ट जो होता है वो बराबर होता है मॉड z के स्क्वायर के। ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इस्तेमाल होती है। तो देखिए मैं समझाता हूँ कि क्या होता है। मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया x + yi, ठीक है ना, ठीक है ना। इसका मैंने क्या कर दिया? इसका मैंने कंजुगेट भी ले लिया, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेट भी है, तो कंजुगेट भी ले लिया जो कि होता है x - yi, ठीक ना। अब इन दोनों के बीच लगा है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि z × z का जो कॉन्जुगेट है इनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पे लिखा है x + yi, ठीक है ना, x + yi इसकी वैल्यू, और इसकी जो वैल्यू है वो है x - yi। कॉमन सेंस की बात है। तो देखो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं a + b, a - b लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, जो कि होता है a² - b²। तो a हमारा यहाँ पे x है, यानी कि a² - b², b हमारा यहाँ पे yi है, तो yi का स्क्वायर, तो a² - b² का लग गया फॉर्मूला। तो x का स्क्वायर हो जाएगा x² माइनस yi का स्क्वायर हो जाएगा y² × i²। बात समझ में आई? क्योंकि जो स्क्वायर है y के ऊपर भी है, i के ऊपर भी है, तो x², ठीक है ना, माइनस y² तो y² रहेगा, i² की वैल्यू हमारी -1 होती है। भूल तो नहीं गया ना? मैंने बहुत क्लियर शब्दों में बताई थी कि जो i² की वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो जो x² है वो वैसे का वैसा लिखा है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो गया y²। यानी कहने का मतलब है कि जो z × z का कंजुगेट आया है वो ये आया है निकल के। अब कहेंगे सर ये वाली चीज़ तो इसके इक्वल है ही नहीं, तो इसके इक्वल है, बहुत ध्यान से देखना। देखो भाई आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले मॉड z का एक फॉर्मूला बताया था, वो बताया था x + y, x²
प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, बताया था कि नहीं। अगर मैं अंडर रूट इधर ले जाऊँ, इस साइड ले जाऊँ, ठीक है ना, तो इस पर स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा, सही है। बताओ तो बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पे मॉड जेड का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पे ये लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर लिख तो सकते हो, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि जेड डॉट जेड, ये कंजुगेट ऐसे लिखा है, इसके प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ ये। बताओ हो गई प्रूफ, सही है। तो ये जो दो प्रॉपर्टी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो दोनों प्रॉपर्टी याद रखना। अब बढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आओ फटाफट उसे भी देखते हैं। ओके आइए चलिए सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। भाई ये हमारे सामने जो इक्वेशन लिखी है ना, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं कैसे पहचानूंगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि जो यहाँ पे x वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल में से हाईएस्ट पावर इसकी 2 है। अगर किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है ना, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो देखिए इसमें किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपने क्लास 10th में डिस्क्रिमिनेंट का एक फॉर्मूला पढ़ा था। देखो क्या पढ़ा था भाई फॉर्मूला, मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपने फॉर्मूला पढ़ा था d = b² - 4ac, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा बिल्कुल होगा। अगर आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो आपकी ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आएगी, मैं पहले बता दूं। तो आपको क्लास 10th का भी तैयार होना चाहिए, तभी तो आप 11th पढ़ोगे कि 11th ऐसे ही कूद गए, ठीक है ना। तो d = b² - 4ac बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला। इसी की हेल्प से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। देखो भाई किस तरीके से, मेरी बात ध्यान से समझना। हमें अच्छे से पता है कि यहाँ पर हम इसको कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं? ax² + bx + c = 0 से इसे कंपेयर करा जाता है कि नहीं? हाँ करा जाता है। जो यहाँ पे a की वैल्यू होती है इसके आगे क्या है? 1। जो a की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1, जो b की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 3, एंड जो c की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 5। बात समझ में आ गई ना? a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है और c की जो वैल्यू है वो है 5, यानी कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट के बराबर होता है। x² के आगे a, x² के आगे 1 हो गई, x के आगे b, x के आगे 3 हो गई b की वैल्यू, c के आगे कुछ नहीं, वैसे 5 के आगे कुछ नहीं, तो c हमारा 5 हो गया। अब हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है हमारा d = b² - 4ac। बहुत ध्यान से समझना, d = b², b हमारे पास क्या है? 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 - 4, a कितना? a हमारे पास है 1 × c कितना हमारे पास? c हमारे पास है 5, ठीक है ना। बात को समझते रहना मेरी। तो d = हमारे पास हो गया 9 - 4, 5 बन जा, वो 4 5 जा 20, तो d = हमारे पास हो गया -11। ये हमारा हो गया। अब इस -11 का मतलब पता क्या है? देखो मेरी बात ध्यान से समझना। मैंने एक बात आपको 10th में बताई थी, अगर आपने 10th में मुझसे पढ़ा हो या किसी से पढ़ा हो, उन्होंने आपको एक बात जरूर बताई होगी। अगर d की जो वैल्यू है वो 0 से कम आती है, 0 से कम आती है, ठीक है ना। अगर d की वैल्यू 0 से कम आती है तो वहाँ पे जो रूट्स होते हैं, क्या होते हैं? रूट्स, यानी जो x की वैल्यू होती है वो नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ये बात आपको पता होगी। अगर d की वैल्यू, ठीक है ना, 0 से कम आती है तो वहाँ पे जो रूट होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये बात आपने पढ़ी होगी क्लास 10th में, और यहीं पे आप क्वेश्चन को छोड़ देते होगे। क्लास 10th में आप क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते हो कि नहीं? अगर d की वैल्यू 0 से कम आती है, आपने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा होगा वही बात समझ में आ रहा होगा उसे, कि अगर d की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो आप क्वेश्चन यहीं पे छोड़ देते थे, तो कह देते हैं कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट डज नॉट, डज लगा दो यहाँ पे, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट करते ही नहीं, बात खत्म। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको सॉल्व किया जा सकता है थोड़ा बहुत। देखो कैसे, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा x = -b ± √d/2a। ये फॉर्मूला आपने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा, 100% पढ़ा होगा। इसी से इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू यानी कि रूट्स निकाले जाते हैं इसी फॉर्मूले से। देखो कैसे, यहाँ पे x = -b, कितना है? b हमारे पास है 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3, फिर प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी अभी निकाली हमने? -11 अंडर रूट लगा सकते हैं अपॉन 2 × a की वैल्यू कितनी? a हमारे पास है 1। क्लियर है बात? तो x = हमारे पास आ गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट -11/2 बन जा 2। तो हमारे पास ये आ गई x की वैल्यू, लेकिन ये हमारी वैल्यू जस्टिफाई नहीं है। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से चेंज करो। तो इस चीज़ को ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे -11 पे अंडर रूट लगाया, तो मैंने सबसे पहले जो 2-3 मिनट थे उसमें ये बात क्लियर करी थी कि -a, अगर कोई भी माइनस का नंबर है उसके पर अगर अंडर रूट लगा होता है तो वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो ये एक इमेजिनरी नंबर बन गया और एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर लो तो वहाँ
पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है कि नहीं बनता है, तो भैया ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ रही ना। 10th क्लास में हमने क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ दिया था, इसके आगे सॉल्व नहीं किया था, लेकिन 11th क्लास में हम क्या करेंगे, 11th 12th जो भी क्लास आप हो तो उस क्लास में हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अभी पूरा नहीं हुआ, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, इसको देखो लिख सकते हैं माइनस, इसको लिख सकते हैं √11 इंटू -1 का अंडर रूट अपॉन 2। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। हमने क्या करा, जो -1 है अंडर रूट का वो हमने निकाल लिया बाहर, इसको तो हम बाहर निकाल सकते हैं ना, और जो √11 है उसको हमने अलग कर लिया, यानी माइनस इसके अंदर से बाहर से अंदर निकाल लिया, ठीक है ना, अंदर से बाहर निकाल लिया। तो -3 प्लस माइनस √11 लिखा हुआ है हमारा, और जो -1 का अंडर रूट होता है क्या होता है, -1 का जो अंडर रूट होता है वो हमारा i होता है। क्या होता है, i होता है। ये बात मैंने बताई थी आपको, 2 यही है इसका आंसर। तो देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया ये क्वेश्चन पूरा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके जो रूट्स होते हैं जो डज नॉट एग्जिस्ट करते हैं, जब d की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो इसको इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी हिस्ट्री खत्म कर दी मैंने, कुछ भी छोड़ा नहीं। अभी आर्गुमेंट पोलर फॉर्म बची है, पोलर रिप्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो, मैथ्स.फ्यूचर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।